आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है। उसका नाम एरिक है। वो एक हॉकी खिलाड़ी है, पर अब वो एक एडिक्ट बन चुका है। वो अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका है। एरिक अब एक विंटर कैबिन में रह रहा होता है। सुबह उठते ही वो अपने दिन की शुरुआत करता है। पीछे रेडियो पर एक मौसम की रिपोर्ट चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि दोपहर बाद एक बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन एरिक इस बात से अनजान रहता है। एरिक अपनी पुरानी यादों को याद करता है। हाल ही में उसे नशे में गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से उसकी माँ भी उससे नाराज है, क्योंकि उसे ठीक हालत में सिर्फ 7 दिनों में कोर्ट में पेश होना है। अपनी गलतियों के कारण वो अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। हालांकि एरिक अभी तक अपने एडिक्शन को रोक नहीं पाया है। वो जितना इस लत से दूर जाता है, उतना ही उसकी तरफ खिंचा चला आता है। इसके बाद वो तैयार होकर स्नो बोर्डिंग के लिए निकलता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने वाली उसकी बस छूट जाती है। एरिक सड़क पर लिफ्ट मांग रहा होता है। वहाँ सैरा नाम की एक अजनबी आती है, जो स्की पेट्रोल ऑफिसर है। वो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। माउंटेन पर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। सैरा अपने काम पर चली जाती है और एरिक स्नो बोर्डिंग के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो एक केबल कार में सवार होकर स्की हिल की तरफ जाता है और एक बार फिर से पाउडर का इस्तेमाल करता है। अब एरिक स्नो बोर्डिंग करते हुए पहाड़ की ढलान पर तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। वो बहुत एंजॉय कर रहा होता है। वो मौसम में हो रहे बदलाव को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। जब एरिक अपनी माँ को फोन करता है तो वो बताता है कि वो अपनी रिकवरी के सफर पर है। दूसरी तरफ सैरा को तूफान की खबर मिलती है। वो जल्दी से स्टाफ को अलर्ट करती है और माउंटेन को जल्दी बंद करने का सुझाव देती है, लेकिन एरिक को इस खतरे की खबर नहीं होती। वो स्नो बोर्डिंग को एंजॉय कर रहा होता है, जबकि मौसम खराब होता जा रहा है। यहाँ विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। जब वो वापस लौटने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि तेज हवा ने सभी स्की ट्रैक्स को ढक दिया है। अब उसके लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एरिक अपने फोन को चेक करता है, लेकिन सेल फोन सर्विस नहीं मिलती। वो और परेशान हो जाता है। उसे अब महसूस होता है कि वो बर्फ में गुम हो गया है। वो आगे चलता रहता है और आखिरकार एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। ठंड तेजी से बढ़ रही होती है और वो माचिस को जलाने की कोशिश करता है ताकि वो आग जला सके, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। इस दौरान उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कभी हार मत मानो। एरिक को उसकी यादें हिम्मत देती हैं। वो फिर से चलना शुरू करता है। वो एक और पहाड़ी के नीचे स्की करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच जाता है और नीचे गिरने से किसी तरह उसकी जान बच जाती है। एरिक को अब एहसास होता है कि वो पूरी तरह से रास्ता भटक चुका है। ठंड तेजी से बढ़ रही है। वो एक पेड़ के नीचे खुद को छिपाने की कोशिश करता है। रात में एरिक को अपने बचपन की एक और याद आती है। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि मुश्किल हालात में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये सोचकर उसे फिर से चलने की हिम्मत मिलती है। थकावट और ठंड के बावजूद एरिक अपने रास्ते को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है। हर कदम उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। एरिक जैसे तैसे चट्टान के किनारे से वापस लौटता है और फिर से चलता रहता है, लेकिन अचानक वहाँ जंगली भेड़ियों का एक झुंड सामने आ जाता है। भेड़िए गुस्से में गुर्राने लगते हैं। डर के मारे एरिक अपने स्नोबोर्ड को उठा लेता है और जोर से चिल्लाता है। ये तरीका उसका काम कर जाता है और भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद चारों ओर भेड़ियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। घबराहट में एरिक पूरी ताकत से भागता है। वो खुद को भेड़ियों से दूर करने में कामयाब हो जाता है। एरिक एक गड्ढा खोदता है और उसमें छुप जाता है। वो ठंड से बचने की कोशिश करता है। गड्ढे में लेटे हुए उसे नींद आ जाती है। इस दौरान उसे अपने बचपन की एक और याद आती है। वो देखता है कि उसके माता पिता आपस में झगड़ रहे होते हैं। उसकी माँ चाहती थी कि एरिक एक सामान्य बचपन जिए, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो लगातार हॉकी की ट्रेनिंग करे। अगली सुबह जब एरिक जागता है तो वो समझने की कोशिश करता है कि रात को उसने कौन सा रास्ता लिया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर एक और पहाड़ी के नीचे स्की करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो कहीं और फंस जाता है। एरिक की हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी है। चलते चलते अचानक वो बर्फ की सतह के नीचे फिसलकर ठंडे पानी में गिर जाता है। बर्फीले पानी में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरता है और जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। ठंड का खतरा और बढ़ जाता है। वो समझता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। हाइपोथर्मिया एक सिचुएशन होती है जब आपके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। इसे आमतौर पर शरीर का ठंड में जमना कहा जाता है। ये जानलेवा हो सकता है, जिसमें जान बचाने के लिए शरीर के जमे हुए हिस्से को काटा जा सकता है। एरिक फौरन अपने गीले कपड़े उतारता है ताकि शरीर को और ज्यादा ठंड लगने से बचाया जा सके, लेकिन वो देखता है कि उसके पैर में गहरी चोट लगी है जो अब और ज्यादा खराब हो चुकी है। दर्द सहने के लिए वो फिर से एक बार पाउडर लेने का सोचता है, लेकिन इस बार वो खुद को रोक लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसे जिंदा रहना है
तो उसे अपने दिमाग को साफ रखना होगा। वो अपने पास बचे हुए पाउडर को जमीन पर फेंक देता है। ये उसके लिए एक बड़ा कदम है। रात के समय एरिक एक गड्ढे में बिना कपड़ों के छुपकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। रात भर वो -20 डिग्री टेम्परेचर में ठंड से लड़ता रहता है। अचानक दूर से उसे रोशनी नजर आती है। उसे लगता है कि ये रोशनी रिजॉर्ट की हो सकती है। उम्मीद बांधते हुए वो पूरी रात उस रोशनी को देखता रहता है। अगली सुबह वो उसी दिशा में जाने का फैसला करता है। अब उसे 3 दिन हो गए हैं यहाँ। बिना पानी और खाने की उसकी हालत और बिगड़ गई है। चलते चलते अब उसका खून निकलने लगा है और आखिरकार जमीन पर वो गिर जाता है। चौथे दिन की सुबह एरिक जागता है। वो देखता है कि उसके पैर की चोट और ज्यादा खराब हो गई है। उसका मोजा उसकी जख्मी स्किन पर चिपक गया है। जब वो मोजा हटाने की कोशिश करता है तो उसके साथ उसकी स्किन का एक टुकड़ा भी निकल जाता है। इससे उसे बेहद दर्द होता है, लेकिन एरिक दर्द के बावजूद चलने का फैसला करता है। उसे याद आता है कि उसने रात को जो रोशनी देखी थी वो शायद किसी इमारत की थी, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। एरिक को समझ में आ जाता है कि जो वो रोशनी देख रहा था वो सिर्फ उसका भ्रम था। ये एहसास उसे बेहद निराश कर देता है। उसकी हिम्मत टूटने लगती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। रात होने पर वो एक पेड़ के नीचे रुकता है। ठंड से बचने के लिए और मदद पाने की आखिरी उम्मीद में वो अपना फोन निकालता है, लेकिन उसका फोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। दूसरी तरफ एरिक की माँ अब तक उसके हालातों से बेखबर थी। वो एरिक को कॉल करने की कोशिश करती हैं और उसे एक इमोशनल वॉइसमेल छोड़ती हैं। वो कहती हैं कि वो एरिक के हमेशा साथ हैं। वो अपने बेटे की बचपन की खुशहाल यादों को याद करती हैं, जब उन्होंने एरिक को गले लगाया था। ये पल एरिक के जीवन की लड़ाई में एक नई उम्मीद जोड़ता है। 5वें दिन की सुबह एरिक जागता है। वो देखता है कि उसकी चोट और ज्यादा खराब हो गई है। उसके पैर की स्किन अब सड़ चुकी है। दर्द के बावजूद वो अपनी स्किन का एक टुकड़ा निकालता है और उसे खाता है ताकि उसे थोड़ी एनर्जी मिल सके। इससे ये पता चलता है कि उसकी जिंदा रहने की इच्छा कितनी ज्यादा मजबूत है। इस दौरान एरिक अपने अतीत की एक और याद में जाता है। वो याद करता है कि उसकी नशे की लत की वजह से उसकी नौकरी छूट गई थी और वो अपनी माँ के घर में उनके बेसमेंट में रह रहा था। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसने गुस्से में फर्नीचर को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सहारा दिया और कहा कि वो उसकी मदद करना चाहती हैं, पर वो उन्हें उसकी मदद करने दें। इस याद से हिम्मत पाकर एरिक अपना संघर्ष जारी रखता है। वो अपने बैग से एक रेडियो का सिग्नल डिवाइस निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है। वो उम्मीद करता है कि कोई उसका सिग्नल पकड़ेगा और उसकी मदद के लिए यहाँ आएगा। एक और अगले दिन की शुरुआत होती है। एरिक को बर्फ में फंसे हुए 6 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ उसकी माँ अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। उसकी माँ एरिक के दोस्तों को कॉल करती है और पूछती है कि एरिक कहाँ है। यहाँ पता चलता है कि एरिक एक विंटर कैबिन में रुका हुआ था। बिना देरी किए माँ एरिक के कैबिन का पता लगाती है और वहाँ पहुँच जाती हैं। वो देखती हैं कि कैबिन का सारा खाना बर्फ से जम चुका है। इसका मतलब है कि एरिक ने काफी समय से हीटर चालू नहीं किया है। ये देखकर उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। 7वें दिन एरिक की माँ सीधे स्की पेट्रोल स्टेशन पहुँचती हैं। वो वहाँ सैरा को बताती है कि उनका बेटा गायब है। वो सैरा को उसकी तस्वीर दिखाती हैं। सैरा फौरन एरिक को पहचान लेती है क्योंकि उसने कुछ दिन पहले एरिक को लिफ्ट दी थी। सैरा फौरन एक सर्च और रेस्क्यू टीम बुलाती है और हेलीकॉप्टर में सवार होकर एरिक की तलाश शुरू करती है। इस बीच पहाड़ों में कहीं एरिक अपनी बची हुई ताकत से चलने की कोशिश कर रहा है। अचानक से उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाता है और खुद को एक खुली जगह पर ले जाने की कोशिश करता है ताकि वो दिखाई दे सके, लेकिन अफसोस सैरा उसे देख नहीं पाती और हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर जाता है। ये देखकर एरिक बहुत निराश हो जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और खुद को उठा नहीं पाता। लेकिन इसी बीच एरिक को अपनी माँ की याद आती है। वो सोचता है कि उसकी माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि वो हार मान ले और ये ख्याल उसे और हिम्मत देता है। 8वें दिन एरिक अपने रेडियो के सिग्नल डिवाइस के सहारे मदद पाने की कोशिश कर रहा होता है। वो हर बार थोड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि उसका सिग्नल बेहतर हो सके। दूसरी तरफ सैरा को हेलीकॉप्टर पायलट से ये सुनकर धक्का लगता है कि ये इस इलाके का सबसे खराब सर्दियों का मौसम है। पायलट कहता है कि कोई भी इंसान 4 दिन से ज्यादा बाहर नहीं टिक सकता। ये सुनकर सैरा का मन और ज्यादा भारी हो जाता है। इस बीच एरिक को अपने रेडियो पर हल्की सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें सर्च और रेस्क्यू टीम की होती हैं। एरिक अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। गिरते हुए उसे अपने अतीत की यादें आने लगती हैं। वो सोचता है कि कैसे उसने अपने हॉकी करियर को नशे और अहंकार की वजह से बर्बाद कर दिया था। उसे अपने पिता की याद आती है जो उसे छोड़कर चले गए थे। इन यादों से हिम्मत जुटाते हुए एरिक ठान लेता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो किसी भी तरह अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता है। एरिक किसी तरह पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ के लिए रेडियो पर एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है, माँ
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये मेरा आखिरी मौका है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। ये मैसेज देते ही एरिक बेहोश हो जाता है। स्टेशन पर सैरा को एक गार्ड से जानकारी मिलती है कि पहाड़ के एक इलाके से हल्का सा रेडियो सिग्नल मिला है। ये खबर सुनते ही सैरा बिना देरी किए हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है और उस दिशा में उड़ान भरती है। इस बीच एरिक पहाड़ की चोटी पर बेहोश पड़ा होता है। उसका शरीर ठंड से सुन्न हो चुका है। हेलीकॉप्टर उसके पास पहुंचता है और सैरा और उसकी टीम उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। टीम फौरन एरिक को बचाने का काम शुरू करती है। वो उसे हेलीकॉप्टर में चढ़ाकर बेस पर ले जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचते ही एरिक की मां दौड़कर हेलीकॉप्टर के पास आती है। वो एरिक को गले लगाती हैं और ये देखकर राहत महसूस करती हैं कि उनका बेटा अब भी जिंदा है। एरिक को फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन साथ ही वो शुक्रगुजार भी होती हैं कि उसे समय पर बचा लिया गया। आगे हमें पता चलता है कि ठंड और फ्रोस्टबाइट के कारण एरिक ने अपने दोनों पैर खो दिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज एरिक एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है। वो स्कूलों और इवेंट्स में जाता है और बच्चों को अपने अनुभवों से सिखाने के लिए मोटिवेट करता है। वो अपने एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हार ना माने और लगातार लड़ते रहें तो जिंदगी हमें एक और मौका जरूर देती है। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।